हेलो प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर नंबर 10th फॉर क्लास 12th। आप लोगों को मैंने ये रिएक्शंस बताई थी जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि एक के जगह पर दूसरा उसकी जगह लेता है, तो वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन सारी आप लोगों ने पढ़ी ली है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो एक्चुअल में कितने टाइप की होती है। 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एंड सेकेंड होती है SN2 टाइप रिएक्शन। ठीक है, तो ये 2 टाइप की रिएक्शंस हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो अभी हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन। तो आप देखते हो SN1 रिएक्शन जो है SN1, ठीक है, तो आपको इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो 1 लगा हुआ है एक्चुअल में वो किस लिए लगा हुआ है कि ये जो रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर है, यानी कि वो ओनली 1 मॉलिक्यूल डिपेंडेंट है। राइट, कैसे देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इस रिएक्शन को कि ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स रिएक्शन है, यानी कि ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट कैसे होती है, आप देखोगे कि जब हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, राइट, आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, CH3 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 CX, तो ये क्या है, 3 डिग्री है। आप क्योंकि ये कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो क्या होता है स्टेप फर्स्ट के अंदर, सबसे पहले X रिमूव होता है। ओके, X रिमूव होकर के क्या बना लेता है, ये CH3C प्लस CH3 ये कार्बोकैटायन बना लेता है। राइट, तो जब ये कार्बोकैटायन बनाता है तो ये क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। ओके, अब जैसा कि आप जानते ही हो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आप देखते हो यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ओके, एंड दिस इज अ प्लेनर कार्बोकैटायन। उसके बाद में सेकेंड स्टेप होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, तो क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव होता है, और ये किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, X बाहर निकला, दिस इज द स्लो स्टेप, एंड उसके बाद में जो एक न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फास्ट स्टेप। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि दिस इज स्लो स्टेप, सो दिस रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन दिस स्टेप, यानी कि स्टेप फर्स्ट पर डिपेंड करेगा। अब क्योंकि ये स्लो स्टेप है इसलिए डिपेंडेंट स्टेप है, और इस स्टेप पर ही ये जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। राइट, क्योंकि जब हम आगे देखते हैं कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं जब के जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके फर्स्ट स्टेप के। ठीक है, यानी कि किसके, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, ओके, तो इसी पर डिपेंड करेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट SN1 रिएक्शन। राइट, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर dx/dt लिखते हैं, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू देन k। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसके बाद में आ जाता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन। तो ये इस पर डिपेंड करेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कि जो रेट है वो डिपेंड करेगी किस पर, Rx पर। Rx मतलब एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, और क्योंकि ये कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, कार्बन एल्किल हैलाइड होगा, इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म इज 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री।
तो क्या होता है, जो SN1 रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होगा, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन की मोर रिएक्टिविटी होगी यहाँ पर, क्योंकि X जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री अल्किल हैलाइड से इजीली निकल जाएगा और वो एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेगा और फिर उसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। जबकि 1 डिग्री अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम होगी क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, तो वो प्रेफर नहीं करेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाने के लिए। इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा मोल, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर डिपेंड करेगा। इसलिए ये क्या है, 1 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ अल्किल हैलाइड टूवर्ड्स द SN1 मैकेनिज्म। ओके, इसके बाद में आता है पोलर सॉल्वेंट्स, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड वीक न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, यानी कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। ओके, और जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, इन SN1 रिएक्शन पार्शियल रेसिमाइजेशन अकर्स ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ frontal as well as backside attack on planar carbocation। तो जो SN1 रिएक्शन है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की, एक तो होती है फ्रंटल और एक होती है बैक साइड अटैक। तो इस वजह से क्या होता है, 2 टाइप्स के न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड्स बनाता है, एक तो फ्रंट साइड से बनाता है और एक बैक साइड से बनाता है। ठीक है, इसीलिए जो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हमें कैसा मिलता है, रेसिमिक मिलता है, यहीं से हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आप देखोगे इधर, जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास में क्या बना था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना था, राइट। यहाँ पर R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। तो R1 R2 एंड R3 प्लेन में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं और ये क्या बना लेता है, प्लेनर कार्बोकैटायन बना लेता है। अब इस कंडीशन में आप देखोगे कि एक तो इधर की तरफ से स्पेस खाली है और एक इधर की तरफ से भी स्पेस खाली है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो या तो इधर से अटैक करे या फिर वो इधर से अटैक करे, राइट। तो ये क्या कहलाता है, फ्रंटल अटैक। फ्रंटल अटैक मतलब सामने से अटैक करे न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या कहलाता है, बैक साइड अटैक, यानी कि पीछे की तरफ से इस पर अटैक करे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखो आपके पास में 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। किस तरीके से, एक तो होता है आपका फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब, और एक होता है आपका बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब। तो आपके पास में 2 टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, और जब आप इनका कंप्लीट देखते हो मिक्सचर, उसे हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स, मतलब कि ये और ये एक दूसरे के क्या हैं, एनेंशियोमर हैं, राइट। और इसे हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन, यानी कि अगर एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मान लिया आधे कंपाउंड्स तो फ्रंटल अटैक से बने, और सॉरी फ्रंटल कौन है, ये, जैसे कि अगर मान लो मैं आपको ये समझाती हूँ, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आधे कंपाउंड्स तो बने फ्रंटल अटैक से, ठीक है, और आधे कंपाउंड बने आपके बैक अटैक से। तो आपके पास में 2 टाइप के मिक्सचर हो जाएंगे, एक तो फ्रंटल अटैक वाला और एक बैक साइड अटैक वाला। तो ये दोनों के दोनों आपके पास में मिलेंगे, तो ये जो मिक्सचर होगा उसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम उसको, रेसिमिक मिक्सचर। और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एनेंशियोमर। ठीक है, ये जो एनेंशियोमर टर्म है वो आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आता है, स्टीरियो केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर आता है, कि जैसे आप देखते हो कि अगर इनके बीच में मिरर लगा देते हैं हम, तो आप देखोगे कि जब मिरर लगाते हैं तो ये एक दूसरे से क्या है, एक तरह से मिरर इमेज है, राइट। ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन अगर आप इनको सुपर इम्पोज करते हो, यानी कि इस पूरे कंपाउंड के इसके ऊपर रखते हो, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे।
ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से के आइसोमर तो हैं, सॉरी एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, बट ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। सुपर इम्पोज का मतलब जैसे कि अगर मान लो ये ए है, ठीक है, और इसके बीच में एक मिरर लगा दिया और ये भी एक ए है, तो ये इसका क्या हुआ, मिरर इमेज हुआ। और इस ए को उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा कंप्लीट, तो ये एक दूसरे से क्या होगा, सुपर इम्पोज हो गया सुपर इम्पोज। तो ये एक दूसरे के एनेंशियोमर नहीं हैं, समझ में आया। लेकिन जब आप इसको देखते हो कि ये एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज है, लेकिन जब आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो ये सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ए के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, लेकिन ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, रैसिमिक मिक्सचर, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका SN2 टाइप रिएक्शन। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि आपके लिए जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है और इसकी मैकेनिज्म को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट SN2 टाइप रिएक्शन। SN2 टाइप रिएक्शन जो होती है वो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। These reactions proceed in one step and it is a second order reaction with rate of reaction R is equal to K RX into nucleophile। तो आप देखोगे बच्चों कि जो SN2 टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है, यानी कि वो होगी तो वन स्टेप में ही, लेकिन वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है किस पर, RX पर, RX का मतलब एल्किल हैलाइड पर, और अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल पर। समझ में आया। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक के ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है तो वो कहलाती है SN1 रिएक्शन, और जब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है तो वो कहलाती है SN2 रिएक्शन। समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, SN2 रिएक्शन। ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन अकर्स, दिस इज कॉल्ड द वॉल्डन इन्वर्जन। मतलब क्या हुआ कि जब SN2 रिएक्शन होती है तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाना, ठीक है। दैट इज स्टार्टिंग विद डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैलाइड ए लीवर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जब डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैलाइड होगा तो उसका हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लीवोरोटेटरी, मतलब कि उसका जस्ट उल्टा मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको सिंपल से एग्जांपल में बताती हूँ, अगर मान लो एक आपके पास ये छाता है, ठीक है, ये क्या है आपके पास छाता है, ठीक है, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से, ये क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया, ठीक। तो इस तरीके का आपका प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे आप देखते हो ये रिएक्शन, लुक एट हियर, ये आपका है एक एल्किल हैलाइड, क्या है ये आपका एल्किल हैलाइड है, और इस एल्किल हैलाइड पर क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों ही कंपाउंड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, एक तो उसके एल्किल हैलाइड पर और एक न्यूक्लियोफाइल पर, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में होती है। एक ही स्टेप में देखो कैसे हो रही है, आप देखोगे कि इधर से तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इधर से हैलाइड बाहर निकलता है। समझ में आया। जैसे कि आपने SN1 रिएक्शन के अंदर देखा था कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले X रिमूव होता है, कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद में उस पर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ जिसके अंदर X रिमूव हुआ, और ये हुआ सेकेंड स्टेप जिसके अंदर कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ओके। तो दीज आर द टू टाइप्स रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, बट SN2 रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फिर इसके बाद में X बाहर निकलेगा। तो ये साथ साथ होती है, ये जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है। मतलब कि इधर से तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और इधर से एल्किल हैलाइड बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आया।
इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो आप देखोगे कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है आपके R1H R2, ये जो कंपाउंड है वो प्लेनर हो जाता है और इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है और इधर से एल्किल हैलाइड निकलने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है। तो आपके एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब एक तरफ तो आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और एक तरफ आपका एक्स रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो एक्स निकल जाता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका CNUR1R2H, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। आप देखोगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से था, इधर की तरफ थे सारे के सारे, और यहाँ पर जाने के बाद क्या हो गया, ये इधर की तरफ हो गए। तो आप देख रहे हो कि ये जो पोजीशन है वो चेंज होकर के इधर चली गई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। क्या बोलेंगे हम इसको, इन्वर्जन। और इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। समझ में आया सभी को बच्चों? तो देखा आपने, यहाँ पर ये पोजीशन थी, इधर हैलाइड है और इधर आपके एल्काइल्स ग्रुप है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इधर तो आ जाता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और सारे के सारे एल्काइल्स इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो पोजीशन है वो क्या कहलाती है, इन्वर्टेड पोजीशन कहलाती है। बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी आती है जब ये रिएक्शन एक साथ होती है, एडिंग एंड रिलीविंग, ठीक है। This is called the SN2 reaction and this is also an important reaction, okay, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपका रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो आप देखोगे SN1 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो था 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, राइट। लेकिन SN2 रिएक्शन के लिए क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, ओके। तो आप देखते हो SN1 के लिए होगा 3 2 1 एंड SN2 के लिए होगा 1 2 3। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन is 2-step reaction and here the rate of reaction is depends on 3 degree carbocation because it forms a stable carbocation, ओके। तो ये क्या बनाता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाता है जो कि स्टेबल होता है। और इसकी जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है वो क्या होती है, स्लो होती है, और स्लो होने की वजह से वो एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। लेकिन SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है, यानी कि एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, लेकिन वो दोनों के ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एक तरफ तो न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, एक तरफ हैलाइड का रिमूव होना, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। अब क्योंकि ये जो एल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री से रिमूव नहीं होता जल्दी से, तो जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी वो हैलाइड रिमूव होगा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल किसके लिए होगा, ये 1 डिग्री के लिए होगा, इसके बाद में 2 डिग्री के लिए होगा, उसके बाद में 3 डिग्री के लिए होगा, ठीक है। तो ये SN2 के लिए फेवरेबल कंडीशन है। Rate of reaction in SN2 mechanism depends on the strength of the attacking nucleophile. Strength of some common nucleophiles is, मतलब कि जो SN2 mechanism की रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है, ऑन द न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ। जैसे कि अगर जो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप है वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा, मोर स्ट्रेंथ वाला होगा, तो उतनी ही जल्दी उसमें से एल्किल हैलाइड में से हैलाइड बाहर निकलेगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करने वाला वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो लेस स्ट्रॉन्ग होगा, कम स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर क्या होगा, हैलाइड को निकलना इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही जल्दी हैलाइड बाहर निकलेगा और उतनी ही जल्दी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करती है किसके पर, स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पर, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे CN minus is more strong nucleophile than I minus, then OR minus, then OH minus, then CH3COO, H2O and F minus, ठीक है। It is the order of the nucleophiles of their strength, okay। इसके बाद में आपका आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फेवर SN2 मैकेनिज्म।
non-polar solvents, strong nucleophiles and high concentration of nucleophiles favors SN2 mechanism. ठीक है, SN2 mechanism को फेवर करते हैं these. Relative rates of some alkyl halides in SN1 and SN2 mechanism are in the order. तो देखो बच्चों, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन के लिए मोर फेवरेबल है और कौन सा कंपाउंड SN2 मैकेनिज्म के लिए मोर फेवरेबल है। तो आपको क्या याद रखना है कि SN1 रिएक्शन के लिए मोर फेवरेबल वही कंपाउंड होगा जिसके अंदर कार्बोकेटायन बनाना ईजी होगा। ठीक है, जिसके अंदर कार्बोकेटायन सबसे ईजी बनेगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, उसी के लिए SN1 रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल होगी। लेकिन जिसके अंदर कार्बोकेटायन इजीली नहीं बनता है, ठीक है, और मोर स्टेबल नहीं होता है, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल होगी? SN2 मैकेनिज्म, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे CH3 को ऑल्थराइज CX, इट इज़ अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बिकॉज हियर 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, राइट। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है इधर, इसलिए मोर स्टेबल होगा और इसलिए ये SN1 रिएक्शन के लिए मोर फेवरेबल होगा। इसके बाद में आप देखते हो C6H5CH2X। C6H5 क्या है? बेंजीन रिंग है। और आप देखोगे कि बेंजीन रिंग जब कार्बोकेटायन यहाँ पर बनता है तो ये जो कार्बोकेटायन है वो अवेलेबल होगा किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल के लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद में आता है जैसे कि, लेकिन वो रेजोनेंस में भी चला जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है CH2CH2X। यहाँ पर भी क्या बनता है? पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव कार्बोकेटायन भी क्या होता है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, राइट। इसके बाद में CH3 को ऑल्थराइज CHX। यहाँ पर 2 ही कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इसके बाद में CH3CH2X, उसके बाद में CH3X, ठीक है। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इसी तरीके से SN2 रिएक्शन के लिए देखते हैं हम, तो क्या होता है? C6H5CH2X इज मोर स्टेबल बिकॉज हियर द रेजोनेंस इज स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। जब यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है तो क्या होता है? ये पॉजिटिव आयन अंदर चला जाता है, C6H5 के अंदर, रिंग के अंदर चला जाता है, इसीलिए ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है CH2CH2X, इसमें भी रेजोनेंस काम में आता है। फिर इसके बाद में CH3X, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो 3 डिग्री इज लेस रिएक्टिव फॉर SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर द SN1 एंड SN2 रिएक्शन, यू हैव टू लर्न इट, ओके। इसके बाद में आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटायंस आर एज फॉलोज। आप देखते हो कि जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें CH2 है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। और जब ब्रोमाइड यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आयन, इसलिए हम इसको बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे क्या होता है? ये प्लस है और CH2 है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आप देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने 11th क्लास में भी बनाई थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बच्चों, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अच्छे से बनानी आनी चाहिए, क्योंकि आगे जा कर के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत काम में आने वाली है, इसलिए ये आपको फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है? इधर से Br बाहर निकलता है और इस कार्बन पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है कि इधर से जो डबल बॉन्ड है वो इधर मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? इस कोने पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये बॉन्ड मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। सेम यार, इधर मूव करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में वापस क्या होगा? जैसे कि आप देखते हो, इधर से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर का मूव हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, किस तरीके से पॉजिटिव आयन है वो मूव करता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पॉजिटिव आयन आपका किस तरीके से रिंग के अंदर रेजोनेंस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? इसके बाद में आ जाता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर सेम एल्काइल ग्रुप्स। तो जैसे कि अगर आपके पास में एल्काइल ग्रुप्स हैं तो मोर रिएक्टिव कौन सा होगा हैलाइड? Ri,
RI मोर रिएक्टिव होगा, मतलब कि I जो है वो उसके अंदर से इजीली ब्रेक हो जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बोकैटायन बना लेगा। ठीक है, तो जब हम हैलाइड्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, हैलाइड्स की बात करते हैं सेम एल्काइल ग्रुप्स के लिए, तो आप देखोगे कि ये है RI, फिर इसके बाद में ये क्या है Br, इसके बाद में ये है RCl। तो क्या होता है कि ये I का साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होने की वजह से इनका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और बॉन्ड बड़ा होने की वजह से ईजिली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो I रिमूव होगा और R पर क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। तो जैसे जैसे हम जब ऊपर चलते हैं BrCl फिर F, तो साइज़ छोटा होता जाता है, और साइज़ छोटा होता जाता है तो फिर इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो भी क्या होता जाता है, मुश्किल होता जाता है। इसलिए मोर स्टेबल कौन कार्बोकैटायन बनाएगा, I, क्योंकि I जल्दी रिमूव होगा और क्या बना लेगा, R प्लस कार्बोकैटायन, राइट। तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी देख लिया आपने, RI इज मोर रिएक्टिव देन RBr एंड देन RCl एंड देन RF। इट इज़ more reactive because it have the larger size of I atom। ठीक है, और इनके बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, कार्बोकैटायन। ओके, तो दिस इज द ऑर्डर फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। इसके बाद में आता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस तो हो गए आपके SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इसके बाद में आता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रो प्लस हेलोजिनेशन, यानी कि या तो HCl बाहर निकलना या HBr बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, राइट। Dehydrogenation is a beta elimination reaction in which halogen is from alpha carbon atom and the hydrogen from the alpha carbon according to Sartref rule. This rule is important, Sartref rule। ओके, तो ये आपको Sartref रूल के फॉर्म में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में, Sartref रूल्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू Sartref रूल वो क्या होती है। जैसे आप देख रहे हो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये Br जुड़ा हुआ है सेकेंड नंबर के कार्बन पे। अब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले रिएजेंट्स की एक्टिविटीज़ बताई थी कि किस रिएजेंट का क्या काम है और वो कौन सा प्रोडक्ट को फॉर्मेशन में मदद करता है, राइट। तो आप देखोगे कि जब अल्कोहलिक KOH की हम रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड से, तो क्या करता है, ये एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। कैसे बनाता है, आप देखोगे यहाँ पे कि जो Br है वो तो क्या होगा, K के साथ में आउट हो जाएगा और क्या बना लेगा, KBr। और दूसरी तरफ आपके पास में दो पोजीशंस हैं कि इस कार्बन पर से Br निकलने के बाद में यहाँ पर क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अब इस कंडीशन में या तो इधर से हाइड्रोजन निकलेगा या फिर इधर से हाइड्रोजन निकलेगा। देयर इज़ टू पॉसिबिलिटीज़ कि या तो इधर से हाइड्रोजन निकले या फिर इधर से हाइड्रोजन निकले। तो जब इधर से हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो यहाँ से भी एक क्या होगा, बॉन्ड फ्री होगा, और ये दोनों बॉन्ड फ्री होकर के यहाँ क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या बन गया, बीच में ईन बन जाता है। इधर से KBr बाहर निकला, इधर से H2O बाहर निकला और क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, और जो दूसरी पोजीशन होगी आप देखोगे यहाँ पे ये, ठीक है, दूसरी पोजीशन क्या है आपके पास में, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आप देखोगे एक तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तब तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, यहाँ आया, और अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हो, जैसे आप देख रहे हो एक तो ये ब्यूटेन 1 और एक है ब्यूट 2 इन। ठीक है, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। अब इन दो पोजीशंस में से भी क्या होता है कि जो सेकंड ब्यूट 2 इन बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ब्यूट 1 इन
माइनर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल क्या होता है कि जब बी आर यहाँ पर से बाहर जाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आयन आता है, और जब ये पॉजिटिव चार्ज आयन आता है तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से निकलेगा? इस वाले कार्बन पर से बाहर निकलेगा। ठीक है, जो कि मोर सब्सटीट्यूटेड होगा। ठीक है, किस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा? जो कि मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन होगा, वहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और उसके साथ में क्या बनाएगा? ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बना लेता है। राइट, तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। लाइक दिस CH3 CH2 CH Br CH3, तो यहाँ से Br बाहर निकला और यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो बाहर निकला, और दोनों ही क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, ब्यूट 2 in and ब्यूट 1 in, बट मोर मेजर प्रोडक्ट इज दिस। ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड। राइट, ease of dehydrogenation among halides 3 degree, then 2 degree and then 1 degree। ठीक है, 3 डिग्री जो हेलोलाइड्स हेलोजन है वो बाहर निकलेगा मोर इजीली, उसके बाद में 2 डिग्री, इसके बाद में 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेट-जेफ रूल। उसके बाद में आता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन जो होता है आपको पता है H2 के साथ में होता है। रिडक्शन क्या होता है आप सभी जानते हो कि निकेल प्लेटिनम Pd के प्रेजेंस में या रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो C2H5Br की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से Br बाहर निकलेगा और यहाँ पर इसको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो इधर से तो HBr बाहर निकला। ठीक है, और क्या बन गया? C2H6, मतलब एडिशन ऑफ 1 हाइड्रोजन, इट इज फॉर द रिडक्शन। Br आउट एंड हाइड्रोजन इज एडेड, तो C2H6 एंड HBr इज फॉर्म्ड। राइट, इसी तरीके से C2H5I की रिएक्शन जब HI से कराएंगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में तो भी क्या होगा? I तो बाहर निकल जाएगा, I2 बना लेगा और H अंदर जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा? C2H6। राइट, तो इस तरीके से क्या बना लेता है? इथेन बना लेता है। ठीक है, इसके बाद में आता है रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स जो है यानी कि सोडियम के प्रेजेंस में जब रिएक्शन हम करवाते हैं तो देयर आर 3 रिएक्शंस आर फॉर्म, लाइक वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन एंड रिएक्शन विद Mg। तो जब आप सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाते हो किसी भी एल्किल हैलाइड का तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि वो रिएक्शन क्या कहलाती है? वुड्स रिएक्शन। दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन। राइट, ये आपको याद रखना है कि ये क्या है? नेमिंग रिएक्शन है। इसको आपको अलग से नेम रिएक्शंस में लिखना है और आपको याद रखना है। ओके, तो आप देखते हो कि जब हम क्या करते हैं RX की रिएक्शन Na के साथ में कराते हैं यानी कि सोडियम के साथ में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो 2 moles ऑफ एल्किल हैलाइड्स हमें लेने होते हैं विद 2Na, देन RR alkane is formed and 2NaX is removed. How it is removed? आप देखोगे यहाँ से X और 2Na मिल करके क्या बना लेते हैं? 2NaX बना लेते हैं, और R आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं? एल्केन बना लेते हैं। राइट, तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सिंपल है, RX एंड XR, ये RX ही है, इसको हमने सिंपल लिखने के लिए क्या लिख दिया? XR, ताकि ये X और ये X Na के साथ में क्या हो जाए? बाहर निकल जाए और हमारे पास क्या बच जाए? R। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एल्केन। इसके हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? आपको एल्केन, हायर कार्बन की एल्केन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जब कभी भी आपको मोर कार्बन की एल्केन चाहिए यानी कि आपको 1 कार्बन से 2 कार्बन का एल्केन बनाना है या 2 कार्बन से आपको 4 कार्बन का एल्केन बनाना है, ठीक है, या फिर आपको 3 कार्बन से 6 कार्बन का एल्केन बनाना है, तो हायर कार्बन के जो एल्केन्स बनाने होते हैं हमें उसके लिए कौन सी रिएक्शन काम में लेते हैं? वुड्स रिएक्शन काम में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल मोल्स ही काम में लिए जाते हैं किसी भी एल्किल हैलाइड के।
और वो जब रिएक्ट करता है तो उसका डबल दुगुना कार्बन की चेन बनती है, राइट। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, अलग अलग कार्बन की चेन लेनी हो, राइट, जैसे इसके अंदर तो क्या बनेगा, आपका इवन नंबर का ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या करना हो कि ऑड नंबर का भी कार्बन लेना हो, तो हम कौन सी रिएक्शन काम में लेते हैं, वुर्त्ज-विटेक रिएक्शन। इसमें आप अलग अलग एल्किल हैलाइड्स काम में ले सकते हो, राइट। जैसे C6H5Cl और CH3Cl react with 2Na, then NaCl is removed from here, 2NaCl, and C6H5CH3 is formed, right। तो ये क्या बनेगा, C6H5CH3। तो आप देखते हो यहाँ पे कि ये ओड नंबर का भी एल्केन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाती है आपकी विद सोडियम, वुर्त्ज रिएक्शन एंड वुर्त्ज-विटेक रिएक्शन। इसके बाद में आ जाता है आपका रिएक्शन विद मैंगनीज, Mg के साथ जो हम रिएक्शन करते हैं इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एल्किल हैलाइड Mg के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बना लेगा, C2H5MgBr। तो दिस इज कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, C2H5MgBr। This is called the Grignard reagent, and it is the most important reagent because it is used many times in your reactions. So Grignard reagent is never isolated in the solid state as it explodes in dry state. So it is used as ethanol solution. ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो आपके ईथर के अंदर रखा होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बनता है, और ये बहुत सारी रिएक्शंस को करवाने में हमारी हेल्प करता है, राइट। तो ये क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड reagent, okay।